हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स के CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे और उसमें भी स्पेशली एटॉमिक स्पेक्ट्रा से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो दो वीडियो जो हैं वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आपने देखी भी होंगी। अगर नहीं देखी है तो उनका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो जून 2016 में आया था। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 22 टाइटेनियम, और उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे गिवन है। आर्गन जो है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है। 3d2 और 18 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन अपने बचते हैं, तो वो किस में जाते हैं? 4s2 एंड 3d2। पहले 4s फिल होगी, फिर 3d होगी, ठीक है। विच स्टेट इन द स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, वो हमें बताना है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इसकी कौन कौन सी पॉसिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं। जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे तो उनमें देखेंगे कि कौन सी पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने 3d2 में। किस में फिल हैं? 3d2 में। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हैं अपने, कौन से हैं? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए ms और mj वैल्यू, क्योंकि सारे के सारे जो अपने क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम नहीं हो सकते, इसीलिए ms और mj वैल्यू हम डिफरेंट लेंगे। तो जो कॉम्बिनेशन अपने बनते हैं वो क्या बनते हैं कि s-ls कपलिंग जब हम लेते हैं तो l और s के या तो ओड ओड कॉम्बिनेशन होंगे या इवन इवन कॉम्बिनेशन होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो कैसे आया है ओड ओड और इवन इवन कॉम्बिनेशन? अगर हम ओड और इवन दोनों साथ में लेते हैं तो हमारी ms और mj वैल्यू दोनों सेम हो जाती हैं, l और s वैल्यू सेम होती ही हैं। तो उस केस में सारे के सारे क्वांटम नंबर्स अपने सेम हो गए, तो ओड इवन वाले कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो s वैल्यू अगर हम देखें d2 के लिए, तो s वैल्यू क्या होगी? s1 जो होगा वो हाफ होगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए, s2 जो होगा वो हाफ होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। l1 की अगर मैं बात करूं तो l1 क्योंकि d में फिल है दोनों इलेक्ट्रॉन, तो L1 की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। L2 की वैल्यू भी क्या होगी? 2 होगी। तो टोटल अगर S वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो आती है 0 एंड 1, एंड टोटल L वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 2 + 2 से लेके 2 - 2 तक की, तो 0 1 2 3 4 L जो वैल्यू आएंगी वो ये आएंगी। तो अगर इवन इवन कॉम्बिनेशन हम लेंगे तो s = 0 एंड l = 0 के कोरस्पॉन्ड, फिर l = 2 एंड l = 4। तो j की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 0, यहाँ से j की वैल्यू आती है 2 पॉसिबल वैल्यू, और यहाँ से j की वैल्यू आती है 4। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आएंगी इसके कोरस्पॉन्ड, यहाँ पे s 0 ही है इन दोनों में। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म S0 के कोरस्पॉन्ड क्या आएगी? 2s + 1 होता है तो 1, L 0 है तो s, एंड J भी क्या है? 0, तो 1s 0 1, L2 के लिए D 1d2 एंड L4 के लिए 1f4, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी जब हमने S0 लिया है। अब अगर ओड ओड कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं तो s = 1 के साथ क्या वैल्यू आएगी? L = 1 एंड L = 3। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे होंगे। तो यहाँ से J की वैल्यू आ रही है कितनी? 0 1 एंड 2, एंड यहाँ से J की वैल्यू हमारी आ रही है 3 + 1 4 होगा, 3 - 1 2 2 3 4, ये पॉसिबल वैल्यू होंगी। तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या आएगी? s = 1 के कोरस्पॉन्ड 3, L कितना है? 1, तो 3p 0 1 2, 3 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आएंगी हमारी, 3p0 3p1 एंड 3p2। और यहाँ से हमारी क्या आएगी? L = है 3, तो 3f 2 3 4
अब आप ऑप्शन से मैच कर लो, जो 1F3 है वो किसी में भी नहीं दिख रहा है आपको, तो 1F3 जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है एंड ये भी दिख रहा है, तो ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इन ए नॉर्मल जीमन इफेक्ट। ये क्वेश्चन भी आपका जून 2016 में ही आया था। यूजिंग ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.3 टेस्ला, द स्प्लिटिंग बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ ए 660 नैनोमीटर स्पेक्ट्रल लाइन इज। तो यहाँ पे हमें बतानी है स्प्लिटिंग। ठीक है, तो स्प्लिटिंग कितनी आएगी? अब ऑप्शन से आप देखते हो तो आपको पिकोमीटर में गिवन है, मतलब स्प्लिटिंग जो बतानी है हमें वो डेल्टा लैम्डा की टर्म्स में बतानी है। ठीक है, लैम्डा गिवन है आपको, बी गिवन है और नॉर्मल जीमन इफेक्ट लिखा है, तो आपको पता भी होगा नॉर्मल जीमन इफेक्ट के लिए जो स्प्लिटिंग होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा ई इज इक्वल टू म्यू बी इंटू में बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे S0 होता है, GJ की वैल्यू 1 आएगी, MJ भी हमारा क्या होगा? 1 होगा, तो म्यू बी बी आता है अपना। ये फॉर्मूला आप याद रखो। वैसे नॉर्मली अगर स्प्लिटिंग का फॉर्मूला हम देखें तो क्या लेते हैं? G म्यू बी बी MJ। ठीक है, लेकिन नॉर्मल जीमन इफेक्ट के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब डेल्टा ई की टर्म्स में हो गया, तो लेमडा की टर्म्स में अगर हम लिखें तो ई जो अपना होता है वो क्या होता है? HC बाई लेमडा। डेल्टा ई निकालेंगे तो क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे तो HC बाई लेमडा स्क्वायर इंटू में डेल्टा लेमडा, ये आ जाएगा। किसके इक्वल हुआ? म्यू बी इंटू में बी के। तो हमें वैल्यू निकालनी है डेल्टा लेमडा की, तो क्या वैल्यू आती है? म्यू बी इंटू में बी डिवाइडेड बाई HC इंटू लेमडा स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज आपको पता है, सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे। म्यू बी की वैल्यू जो होती है वो आपको याद होनी चाहिए, 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। बी की वैल्यू आपको गिवन है 0.3 टेस्ला एंड लेमडा स्क्वायर आपको गिवन है 660 नैनोमीटर के लिए 10⁻⁻9 होगा और इसका होगा स्क्वायर, डिवाइड में आएगा 6.64 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो। जो डी ऑप्शन है 6 पिकोमीटर, इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्स। तो जो ऑप्शन डी होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो दिसंबर 2016 में आया था। इन द एलएस कपलिंग स्कीम द टर्म्स अराइजिंग फ्रॉम टू नॉन इक्विवेलेंट पी इलेक्ट्रॉन्स आर। तो यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट पी इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, मतलब डिफरेंट पी जो है ना, अगर ये 2p है तो ये 3p होगा। इस टाइप से आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके लिए हमें क्या बतानी है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स जो आएंगी उनकी क्या क्या वैल्यू आती है। तो नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, क्योंकि ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स में फिल हैं। ठीक है, यहाँ पे n वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी, n वैल्यू डिफरेंट होगी तो ms और mj पे कोई कंडीशन नहीं लगेगी। सारे के सारे कॉम्बिनेशंस क्या होंगे? एलएस कपलिंग में पॉसिबल होंगे। अगर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो n की वैल्यू भी सेम हो जाती है, l s mj ms सब सेम हो जाता है, इसलिए सिर्फ अपने ओड या इवन कॉम्बिनेशन हम लेके चलते हैं। वो हम थ्योरी में पढ़ेंगे कि वो किस टाइप से आता है। ठीक है, तो डिफरेंट p इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिटल्स जो हैं। अब इनके लिए हमें क्या बतानी है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। तो p में फिल है तो इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू 1/2, s2 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। L1 हम देखें तो 1, L2 भी क्या हुआ? 1। तो यहाँ से टोटल S जो आता है वो 0 एंड 1 आता है। टोटल L जो आता है कैपिटल L वो क्या आएगा? 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। तो 0 का इनके साथ लेके हम J वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आएगी? J की वैल्यू आएगी 0, 1, 2। अगर S इज इक्वल टू 1 लेते हैं, डेल इज इक्वल टू 0, 1, 2 लेते हैं तो J की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है? 0 के कोरस्पोंड आती है 1, 1 के कोरस्पोंड आएगी J की वैल्यू 0, 1, 2 एंड L इज इक्वल टू 2 के कोरस्पोंड आती है 2, 3, 1, 2, 3।
ये जे वैल्यू जाएंगी, ठीक है। तो अब आप देखते हो यहाँ पे जे की बात भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप सिर्फ यहाँ से देख सकते हो कि 0 और 1 के कोरस्पॉन्ड क्या वैल्यू आएगी हमारी, 0 और 1 के कोरस्पॉन्ड, 0 के कोरस्पॉन्ड 1 वाली टर्म्स होंगी, 1 के कोरस्पॉन्ड 3 वाली टर्म्स होंगी। टू मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो 1s जो होगा 1 के लिए हमें 3 टर्म्स मिलेंगी, एक तो s वाली, ठीक है, एक p वाली एंड एक d वाली। तो 1s 1p 1d, और 3 के साथ भी हमें सिमिलर 3 टर्म्स मिलेंगी, 3s 3p 3d। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन आपका मैच करता है, 3s 3p 3d, 1s नहीं है इसमें, तो ये गलत होगा। यहाँ पे तो टर्म्स ही बहुत कम दिख रही हैं, यहाँ पे 1s 1p नहीं दिख रहा है, 1s 1p 1d 3s 3p 3d, जो डी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जे वैल्यूज भी पूछी जाती तो जे वैल्यूज हम पुट कर देते जो हमने निकाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल स्पिन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज ड्यू टू द कॉन्फिगरेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन in the high temperature limit. The ratio of the number of atoms in the spin 1 state to the number of atoms in the spin 0 state is. तो यहाँ पे हमें रेशियो बताना है कि नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो स्पिन 1 स्टेट में टू द नंबर ऑफ एटम्स इन स्पिन 0 स्टेट, तो इनका रेशियो हमें फाइंड आउट करता है। तो नंबर ऑफ एटम्स जब हम निकालते हैं तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं डीजेनरेसी की। तो यहाँ पे स्पिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2s + 1 हो जाएगा, अदरवाइज 2j + 1 होता है। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि हाइड्रोजन एटम है ड्यू टू द कन्फिग्रेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन ऑफ प्रोटॉन। तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पिन ऑफ प्रोटॉन की हम बात करें, s की वैल्यू क्या आएगी, हाफ आएगी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड प्रोटॉन के लिए भी s की वैल्यू क्या है, हाफ। तो अपने पास जो टोटल स्पिन आती है वो कितनी आती है, s = 1 एंड s = 0। तो रेशियो बताना है कि इस स्टेट में कितने एटम हैं टू द इस स्टेट कितने एटम हैं, वो प्रोपोर्शनल होंगे डीजेनरेसी के। तो क्या आ जाएगा 2 × s + 1, s की वैल्यू है 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 × में s की वैल्यू 0 + 1, तो रेशियो हमारे पास आता है 3। तो जो ऑप्शन बी होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एन एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्जर्व टू स्प्लिट इनटू 9 कंपोनेंट्स ड्यू टू जीमन शिफ्ट इन द अपर स्टेट ऑफ द एटम इज 3d2, देन लोअर स्टेट विल बी। और ये क्वेश्चन आपका जून 2017 में आया था। क्या गिवन है, एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन हमें ऑब्जर्व हुई, 9 कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप हुई है ड्यू टू द जीमन इफेक्ट, और अपर स्टेट ऑफ एन एटम गिवन है, लोअर स्टेट हमें फाइंड आउट करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ जीमन स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं उसका एक फॉर्मूला होता है, और उसी से हम क्या निकालेंगे, J1 की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले तो अगर ट्रांजिशन की आप बात करो, अपर स्टेट का यहाँ पे आपको गिवन है कॉन्फ़िगरेशन, वो कितना है 3d2, टर्म जो है वो 3d2 है। लोअर स्टेट में किस में ट्रांजिशन हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ऑप्शन आपको गिवन है 3d2 से किस स्टेट में ट्रांजिशन होगा जब हमें क्या मिलेंगी, 9 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, ठीक है। तो 9 लाइंस हमें मिल रही हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जीमेन लाइंस जो होती हैं पॉसिबल, जीमेन स्पेक्ट्रल लाइन, उसका एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है 4 × में J1 + 2 × में J2 + 1, और ये आपको क्या गिवन है, 9 गिवन है, ठीक है। अब J1 की अगर हम बात करें तो ये होगा लोअर स्टेट का क्वांटम नंबर जो भी होगा, तो ये J1 है और ये है अपना J2, ठीक है। तो J2 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 2, और J1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे J2 की वैल्यू पुट करो, 4J1 + 2J2 4 + 1, और यहाँ पे है 9। तो 4J1 किसके इक्वल आया, 4 के इक्वल J1 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, ठीक है। तो ऑप्शन से अगर आप मैच करोगे तो 2 ऑप्शन में आपको J1 की वैल्यू क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। तो अगर हम बात करें 3F1 की,
ठीक है, तो हम क्या देखेंगे 3F1 में S की वैल्यू कितनी है 1 है, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है PDF 3, L की वैल्यू है 3 एंड J की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 1। तो अगर आप निकालते हो यहाँ से L S के से J की वैल्यू तो पॉसिबल वैल्यू क्या आती है 2, 3 एंड 4 आती है। तो ये टर्म जो है ना वो तो पॉसिबल ही नहीं है। LS कपलिंग अगर आप करते हो S इज इक्वल टू 1 है, L इज इक्वल टू 3 है, तो J की वैल्यू 1 तो आ ही नहीं सकती। तो जो अपना ट्रांजिशन हो रहा है वो 3P1 में हो रहा है, और 3P1 को भी एक बार चेक कर लो। S की वैल्यू है 1, L की वैल्यू है 1, तो J की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो ये पॉसिबल वैल्यू है, तो C ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको याद क्या रखना है कि टोटल नंबर ऑफ जीमन लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू J1 प्लस 2 इंटू J2 प्लस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है, नंबर ऑफ लाइंस निकालने में भी वो काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना जून 2017 में ही आया था, इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन K एंड L सेल ऑफ सिल्वर एटम आर गिवन एज, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ओजर इलेक्ट्रॉन विल बी अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे हमें क्या बतानी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ओजर इलेक्ट्रॉन। और सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ओजर इलेक्ट्रॉन होता क्या है। ठीक है, तो ओजर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, हम पढ़ते हैं एक्सरे में। जब एक्सरे से बहुत हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल, किसी भी मेटल पे इंसिडेंट करते हैं, तो वो क्या करते हैं उसकी इनर सेल से, इस टाइप से अपने पास एटम है तो ये उसकी सेल्स गिवन है, तो इनर सेल से है ना वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनर सेल से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा तो अपर सेल से, अपर ऑर्बिटल से ये वैकेंसी फिल होगी। अपर इलेक्ट्रॉन जब इस सेल में जाएगा तो क्योंकि उसके पास एनर्जी के कितनी है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो ये वैकेंसी जो इनर सेल की है वो आउटर सेल से फिल हो रही है, तो एक एनर्जी का फोटोन हमारे पास निकलेगा और इसी एनर्जी फोटोन को हम बोलते हैं एक्सरे। ठीक है, अब क्या करेगा ये एनर्जी का जो फोटोन निकल रहा है वो हिट कर जाएगा किसी अदर आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो ये इसको क्या कर देगा इजेक्ट आउट कर देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अब इजेक्ट आउट हो रहे हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं ओजर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, एक्सरे में जो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं वो बहुत हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब वो कलेक्टर पे जो मेटल लगी है उस पर इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ से इनर सेल का इलेक्ट्रॉन जो है हम इस टाइप से लिखते हैं KLM। तो जिस सेल के इलेक्ट्रॉन को वो निकालता है उसको हमने नाम दे दिया, मान लो K से अगर निकाल रहा है तो K अल्फा। ठीक है, तो K के इलेक्ट्रॉन को वो इजेक्ट आउट कर देगा, तो एक वैकेंसी वहाँ पे जो आई है वो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन उसको फिल करेगा। और आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है और इनर वाले की ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक फोटोन इजेक्ट आउट होगा साथ में। तो वो फोटोन क्या करेगा, अब इस फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है आउटर सेल की किसी इलेक्ट्रॉन से, तो वो क्या करेगा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर देगा वो फोटोन। और तो जो इलेक्ट्रॉन अब आउटर सेल से इजेक्ट हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं ओजर इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी हमें बतानी, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इस इलेक्ट्रॉन की क्या पता होनी चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी पता होनी चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी पता होगी और अगर हमें hν की वैल्यू पता होगी तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। hν जो होगा वो क्या करेगा, एक तो इस
इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा रहा है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी उसकी होनी चाहिए, प्लस उसको क्या दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। तो एच न्यू की वैल्यू जो है वो आपको इस टाइप से गिवन है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी आपको पता होना चाहिए, एच न्यू की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं ओजेर इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी गिवन है आपको इलेक्ट्रॉन की के एंड एल सेल में, ठीक है। तो के और एल सेल में क्या गिवन है, के सेल की अगर बाइंडिंग एनर्जी की मैं बात करूँ, बाइंडिंग एनर्जी इन के सेल वो आपको गिवन है 25.4 keV एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एल सेल इलेक्ट्रॉन वो कितनी है 3.34 keV, ठीक है। बस यही आपको गिवन है। तो हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ है वो के सेल से हुआ है स्टार्टिंग में, तो एच न्यू की वैल्यू क्या आएगी, एच न्यू की वैल्यू आएगी इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो कितनी एनर्जी का फोटोन जो रिलीज होगा इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वो कितना आ रहा है 0.06 एंड यहाँ पे 22.06 keV का फोटोन हमें मिल रहा है। अब इतनी एनर्जी का फोटोन है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को, के सेल के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा नहीं, एल सेल के इलेक्ट्रॉन को इजीली इजेक्ट आउट कर सकता है। तो एल सेल के इलेक्ट्रॉन को मान लो उसने इजेक्ट आउट किया, एच न्यू एनर्जी का जो फोटोन रिलीज हो रहा है वो वापस से ही एल सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। तो एल सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा तो बाइंडिंग एनर्जी एल सेल की क्या होगी, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 22.06 इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी आपको गिवन है 3.34 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ओजेर इलेक्ट्रॉन आपसे पूछी है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.34 तो वैल्यू क्या आएगी 2 और यहाँ पे आता है हमारे पास 18.72 keV, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रही है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ओजेर इलेक्ट्रॉन। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे एच न्यू वाला ऑप्शन भी आपको गिवन है ऑलमोस्ट 22, ठीक है। तो ध्यान रखना कैसे निकालना है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं बताती हूँ क्या हुआ है कि आपको के सेल की एंड एल सेल की बाइंडिंग एनर्जी गिवन है, ठीक है। अब इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी गिवन है, मान लेते हैं कि के सेल से शुरू में इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट आउट हुआ था, तो यहाँ पे इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो एच न्यू अपना रिलीज हुआ वो दोनों की बाइंडिंग एनर्जी सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, इसकी बाइंडिंग एनर्जी माइनस इसकी बाइंडिंग एनर्जी, उतनी एनर्जी का फोटोन क्या हुआ, इजेक्ट आउट हुआ। अब ये फोटोन वापस से एल सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा हमारा उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, क्योंकि इसकी एनर्जी उस बाइंडिंग एनर्जी से, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एल सेल से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा है तो ये इसको इजेक्ट आउट कर देगा और क्या इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो एक तो बाइंडिंग एनर्जी होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी है तो एच न्यू माइनस बाइंडिंग एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ओजेर इलेक्ट्रॉन। तो आज के लिए तो इतना ही, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।